बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, यहाँ इंतशार फैलाने और ख़ास तौर पर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी तरह मतहरक हो गई है। इस सिलसिले में वो क्या हरकतें कर रहे हैं और फिर रियासत जो है इस मामले को टैकल करने के लिए क्या इकदामात कर सकती है, क्या प्लानिंग की जा रही है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर फायरिंग की खबरें आई हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इनके प्रोपेगेंडे की। जो मैं बात कर रहा हूँ ये सरदार लतीफ़ खोसा के साहबजादे हैं, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। कल उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो पुलिस वालों की डांट डपट कर रहे हैं। तो आज उससे पहले भी एक उनका जो वीडियो क्लिप है वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है और ये सारे लोग जहन्नम के पता नहीं किस दर्जे में होंगे, इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं। और कह रहे हैं जनाब जो उन्होंने तकरीर की थी या जो बयान दिया था उसकी बुनियाद पे जनाब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है खुर्रम लतीफ़ खोसा को, और उनको गिरफ्तार कर लिया, मजलूम बना के उनको पेश किए। पहले ये हीरो बना के पेश कर रहे थे। उनके दोनों क्लिप जो हैं उसमें ये कोशिश इनकी ये थी, पता चला जनाब बड़ा दबंग और दलेर आदमी है और पुलिस वालों को भी जनाब डांट डपट कर रहा है, कह रहे हैं मेरे दफ्तर के बाहर से इधर से निकल जाओ, जहाँ टर्नर रोड से इधर उधर हो जाओ। और फिर जो दूसरा क्लिप था वो भी इसी तरह का, बड़ी दबंग आवाज़ थी जिसमें वो बड़े दबंग अंदाज में वो बात कर रहे थे। तो वो अब हो गए हैं गिरफ्तार मुबैना तौर पे, और थाना मजंग जो है लाहौर का, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और पता ये चला है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 29 दिसंबर का वकूआ है एफआईआर के मुताबिक, और उसमें यह कहा गया है कि जनाब इन्होंने कोई 10-15-20 दीगर वकला के साथ मिलके पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक तो कोई इंस्पेक्टर सरवर है जिनको मारा पीटा इन्होंने, वर्दी फाड़ दी और सरकारी फाइल उनसे छीन ली गई, और फिर सरकारी वायरलेस जो था, वायरलेस सेट, वो छीना गया है। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और मुबैना तौर पे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिर ये जो गिरफ्तारी है, वकला को गिरफ्तार करने से आमतौर पे वकला बड़े मुकदमात होते हैं, आमतौर पे पुलिस जो है वो हिचकिचाती है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की, इनका एक बड़ा ग्रुप है वकला का। जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, और वो जो पीपल्स लाइट फोरम है उसके भी करता धरता रहे हैं, और इनका पूरा एक ग्रुप है। जैसे दीगर वकला के ग्रुप हैं, इसी तरह खोसा ग्रुप भी एक बड़े ग्रुपों में से एक ग्रुप है। तो उनके साहबजादे को गिरफ्तार करना जो है, ये इससे ये पता चलता है कि नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस का जो फैसला है रियासत की तरफ से किया जा चुका है, और जो भी सामने आएगा उसके साथ इसी तरह का सलूक होगा जैसे खुर्रम खोसा साहब के साथ हुआ। वो एफआईआर सही है, गलत है, ज़मानत होती है, पेश होते हैं, नहीं होते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, बहरहाल ये बात का मामला है। लेकिन सरदस्त जो इतला है वो यही है कि खुर्रम खोसा साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरी जो मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ, पहले इन्होंने जनाब जो कागजात नामजदगी का एक वावेला किया कि हमारे जनाब लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो रहा है ये सारी। और कल मैंने ये बताया था जनाब, ये जो प्रोपेगेंडा है, इनके 200 के करीब जो लोग हैं वो तो इश्तिहारी हैं, और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और फिर इनके जो तईद कनिंदगान और तजवीज़ कनिंदगान थे बहुत सारे हलकों में, वो मुतलका हलकों के थे ही नहीं। कानून के मुताबिक ये ज़रूरी है कि जिस हलके से कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं उसके तजवीज़, उस उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कनिंदगान जो हैं उनका वोट उस हलके में होना चाहिए। खुर्रम लतीफ़ खोसा की मिसाल आपके सामने है, इमरान खान की मिसाल आपके सामने है, और कई एक लोगों की मिसाल आपके सामने है कि जनाब वो फिर वो कैसे आरोज़ जो हैं उनको कैसे वो कबूल करते हैं। फिर इनके तजवीज़ और तायद कनिंदगान जो हैं उनमें भी से अक्सर जो हैं वो नई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, पुलिस उनके पीछे है गिरफ्तार कर, इसलिए वो
आरओज़ के सामने पेश ही नहीं हुए। ज़ाहिर है आरओ के सामने जाके तस्दीक करनी हो तो जनाब मैं इसका तजवीज़ की निंदा हूँ, मैं इसका तइद की निंदा हूँ जा, लेकिन वहाँ भी ये नहीं गए, इसलिए इनके कागज़ात अब ये लागे। कल मैंने ये अर्ज़ किया था कि लग रहा है कि पता नहीं सारे ही उम्मीदवार जो है पीटीआई के, उनके कागज़ात मुस्तरद हो गए हैं। वो मैंने अर्ज़ किया था 381 टोटल इनके कागज़ात जो हैं नामज़दगी वो मुस्तरद हुए हैं, और इन्होंने कागज़ात जमा करवाए थे 2434 लोगों ने। इस तरह 2053 लोग जो हैं उनके कागज़ात मंजूर हो चुके हुए हैं, और फिर ये भागे भागे गए थे वहाँ इलेक्शन कमीशन में, दरख्वास्त दी कुछ 54 सियासतदानों ने जो पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने 49 हलकों में इस तरह कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने की या तजवीज़ कनिंदगान को या तइद कनिंदगान को गिरफ़्तार करने की, पेश ना होने की कोई शिकायत दर्ज करवाई थी। अब हुआ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो पंजाब के तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डीआरओज़ के ज़रिए, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स के ज़रिए उनसे एक रिपोर्ट मांग ली है, और रिपोर्ट जो मांगी गई है उस पर भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। देखिए जनाब, सिर्फ पीटीआई के लोगों की रिपोर्ट क्यों मांगी गई है? वो रिपोर्ट ये है जो मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है, जो लेटर है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कहता है कि वो कहते हैं हंगामी बुनियादों पे फौरी तौर पे जनाब आप हमें भेजें सुबह 11 बजे तक। आज 1 जनवरी को 11 बजे तक वो कहते हैं जिन्हें रिपोर्ट हमें मिल जानी चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ कि पीटीआई के कितने लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और कितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो हल्का वाइज वो कहते हैं वो हमें आपने भेजनी है, हल्का का नाम लिखना है, उम्मीदवार लिखना है, आगे मंजूर हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब ये हमारे खिलाफ कोई और साजिश हो रही है, इनके वकला, इनका सोशल मीडिया लग गया इस काम के पीछे। और भाई मेरे, आप लोगों ने तो दरख्वास्त दी है, चौवन लोगों ने, कि हमारे लोगों, बाकी लोगों ने तो दरख्वास्त दी नहीं इस तरह की, जिस तरह की बाकी लोग तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करे। तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगनी है या नहीं मांगनी। ये इस यानी जो एक नेक नीति से काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये उसको भी बदनीति पर मबनी इक़दाम जो है वो करार देने में तुल गए हुए हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इनकी तरफ से। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ये कह रहे हैं जनाब हमें कागजात जो हमारे मुस्तरद हुए हैं कागजात नामजदगी, उनका वो फैसला जो है आरओज़ जो हैं वो हमें मुसद्दका नकल नहीं दे रहे। भाई मेरे, इसमें क्या मसला है? आप एक दरख्वास्त दें, 3 जनवरी तक आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करना है ना, जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल हैं। तो आप दरख्वास्त दें आरओ को, वहाँ रिसीविंग लें उसकी, अगर, और फिर उसी की बुनियाद पे आप चैलेंज कर सकते हैं ना मामले। और फिर ये भी हो सकता है कि जो लिस्ट जारी हुई है, जिनके कागजात मंजूर हुए हैं, वो लगाएं और अपनी वो रसीद लगाएं जो कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त आपको मिली थी कि जनाब ये हमने जमा करवाई थी, हमें रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। वो खुद ही मंगा लेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसमें प्रोपेगेंडा वाले। लेकिन ये इसको अपने हक में, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन है ना, ये मुकम्मल तौर पर मतनाज़ा हो जाएंगे। फिर कौन है जो इसके नताइज, जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर कौन है जो उन नताइज को तस्लीम करेगा? वो तस्लीम करने का भी एक तरीका है जो कहीं सोचा जा रहा है, वो मैं आपके सामने आगे जाके उस पर बात करूँगा। और फिर ये कह रहे हैं जनाब इनके जो मैंने प्रोपेगेंडा, इनके जो वकील थे ना लाहौर हाई कोर्ट में, अमैर नियाजी की, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जनाब हमें जुडिशल अफसरान जो हैं वो जज जो हैं अदलिया में से दिए जाएँ, आरओज़ जो हों, ये इंतज़ामी अफसरान नहीं होने चाहिए। और मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं उन्होंने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया था और कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये आरओज़ जो हैं इंतज़ामी अफसरान यही इलेक्शन करवाएंगे। तो वो जो दरख्वास्त गुजार थे, और उस पर अमैर नियाजी को नोटिस भी जारी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने तो 8 फरवरी की तारीख दी हुई है और आप जो है वो इलेक्शन आगे करवाना चाहते हैं। तो जो अमैर नियाजी के वकील हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त फाइल की थी, जिस वकील के तवस्सुत से, उनका नाम है अबूज़र सलेमान नियाजी। अबूज़र सलेमान नियाजी साहब भी अब मैदान में
पहले वो इस तरह नहीं थे, लेकिन अब वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। और उन्होंने कहा जनाब, हल्फन ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब ये जो हम इलेक्शन जो है वो डिले नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि देखें आप कितना जुल्म हो रहा है, हमारे कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। कागजात क्यों मुस्तरद हो रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, कल भी मैंने बताया था। तो वो जनाब, तो इसलिए हम ये गए थे कि जनाब जुडिशल अफसरों से, ये जुडिशल अफसरों ने 2013 के इलेक्शन जुडिशल अफसरों ने करवाए थे। उस वक्त तो आपके कायद ने इसको कहा था जनाब ये आरोज का इलेक्शन है, और इफ्तार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ने जनाब रमदे के घर, खलील रमदे के घर GOR में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, सेशन जजेस थे, उनको बुला के ही हुक्म दिया था जनाब कि नून लीग को जितवाना है। और आपके खिलाफ दावा भी हुआ है, हत्या की इज्जत का इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया हुआ है। अब जो अबूजर सलमान नियाजी साहब है ना, ये एक आला अदालती शख्सियत हैं, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके ये दामाद हैं। उनके दौर में ये जो भी इनके पास मुकदमात होते थे, माशाल्लाह सब अच्छे की रिपोर्टें अदालतों से आती थी। अब ये अबूजर सलमान नियाजी साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो उनके ससुर जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हुए हैं, बहुत सारे तलकात अदलिया में होते हैं, और अदलिया में बहुत सारे लोग ऐसे अब भी मौजूद हैं जिनके बारे में ये तासर है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस, कि उनके दिल से जो मोहब्बत है इमरान खान की वो निकल नहीं रही। और देखे ना वो टिकटों वाला जो मामला है, टिकटों पे वो मुशावरत करनी है जी। जो गौहर अली खान साहब इनके नए वो हुक्म इम्तनाई पे, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई की बुनियाद पे कामरान जहांजेब मियाँ खेल साहब की हुक्म इम्तनाई की वजह से जो इस वक्त सदर हैं, PTI के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो ये कह रहे हैं, वो गए थे कि जनाब मैंने मुशावरत करनी है इमरान खान के साथ, जेल में हुक्म दिया जाए जेल हकाम को जनाब हमारी मुलाकात का टिकट, एक मुजरम से जी हमने मुशावरत करनी है। और भाई मेरे यही तो फैसला तो नवाज शरीफ वाले केस में हुआ था कि किसी मुजरम को जो नाहल हो असम्बली की रुकनीत के लिए, उसके हवाले नहीं की जा सकती कोई पार्टी, वो मुल्की निज़ाम नहीं चला सकता। वो कहते हैं जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है, सियासी जमात होती है, वो भी इक़्तिदार में उसी तरह काम कर रही होती है, हिस्सा डाल रही होती है जिस तरह मुंतखब जो उसके उस पार्टी के MPs MNAs काम कर रहे होते हैं। तो उसका जो सरबराह बड़ा अहम होता है, तो वो हो ही नहीं सकता, नवाज शरीफ को उठा दे। अब ये वाली जो अदालत है, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ये कह रहे नहीं, उनको करने दें जी आप। और जेल काम जो है वो अब टाइम नहीं दे रहे, पता ये चला है। और उन्होंने कहा जनाब मंगल को आए, बुध को आए, तो इस दौरान हो सकता है हुक्म इम्तनाई के लिए रुजू के। मैंने कहा रियासत भी, दूसरी तरफ रियासत भी अपना काम दिखा रही है, और जो नवाज शरीफ वाला केस है उसकी बुनियाद पे अगर वहाँ जाते हैं जनाब ये हुक्म ख़त्म करें, तो वो कह रहे हैं जनाब मंगल बुध को आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहरहाल करवा देंगे जनाब। टिकटों का जो मामला है आपका देखते हैं, वो आपकी मुशावरत करवाते हैं हुक्म पर, लेकिन वो आगे पीछे कर रहे हैं। और इसी तरह जो वो चले गए हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट में, उन्होंने अपील फाइल कर दी है और कहा है कि जनाब ये जो आपने इंतखाबी निशान ख़त्म किया है, इंतखाबी निशान बहाल किया है बल्ले का, तो ये तो गलत हो गया हुआ है। तो वो भी अभी तक जो हुक्म है उसके मुताबिक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा वेबसाइट पे जारी करें आप सर्टिफिकेट वगैरह, वो अभी तक जारी नहीं किया। वो कहे हुए हैं और कहेंगे जनाब वो ठीक है, वो हम तो आ गए हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे, हमारी अपील सुनी जाएगी तो फिर कुछ करेंगे। और फिर जो ये इनके कागजात नामजदगी वाली बात, कल भी मैंने बहुत सारी मिसालें दी थी। बहुत सारे तो कासम सूरी, मुराद सईद, हमाद अजहर सारे तो मफरूर हैं, जायदाद देने की कुर्क हैं, ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ, जो जेल में हैं लोग और उनके कागजात और वो सजा याफ्ता नहीं है, उनके कागजात मंजूर होने चाहिए थे। लेकिन उनके जो कागजात सामने हैं, जो आज़ाद भी हैं, उनमें भी गड़बड़ी है। अब कहते हैं जनाब देखें परवेज़ इलाही के और उसकी अहलिया के, मुनस इलाही तो खैर मफरूर है, उसकी जायदाद भी कुर्क है, वो भी इश्तिहारी है, जब उनके भी कागजात। अब परवेज़ इलाही साहब के जो कागजात जमा हुए हैं उनमें उनके असासे ही पूरे ज़ाहिर नहीं किए गए। फालिया में उनका कोई 10 मरले का प्लाट है, कागजों में है, सरकार के रिकॉर्ड पे है वो, लेकिन उन्होंने वो ज़ाहिर ही नहीं किया। अब भाई अगर अकामा भी ज़ाहिर नहीं होता, ये तो नवाज शरीफ वाले केस में उन्होंने तय कर दिया हुआ है,
अगर कोई बंदा अकामा भी नहीं बताता जिसकी बुनियाद पे वहाँ से उसको तनख्वाह मिलती है या तनख्वाह मिल सकती है, तो वो भी उसको भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अख्तर मेंगल की मिसाल सामने है। उनका एक अकामा निकला है जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था, तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है, आपके भी जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मुस्तरद हैं। और फिर एक एयाज़ मीर साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उनके कागज़ात भी मुस्तरद हो गए जनाब। और वो एयाज़ मीर साहब के हवाले से कोई बड़े बदनाम किस्म के मुकदमात भी रहे हैं। उनका बेटा जो है, उन्होंने अपनी अहलिया को डमल झमल मार के वो कत्ल कर दिया था और सज़ाए मौत हो चुकी हुई है। एयाज़ मीर साहब वो कह रहे थे जनाब मुझे जेल से हुक्म आया है इमरान खान का कि कागज़ात जमा करवाने हैं। कागज़ात क्या जमा करवाए? वहाँ लिख दिया जनाब मेरी 3 बेटियाँ जो हैं वो ज़ेरे कफ़ालत है मेरी, वो मुझ पे डिपेंड करती हैं। और कानून ये है कि जो ज़ेरे कफ़ालत बच्चे होते हैं उनके भी एहसास ज़ाहिर करने होते हैं, उनकी भी रिटर्न देनी होती है, लेकिन नहीं दी। जब उनकी रिटर्न ही नहीं थी, बताया ही नहीं गया उनके बारे में, तो कागज़ात कैसे मंजूर? ये सारी बातें प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके अक्सर जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो वुकला हैं, सरगोदे से जी फलां के कागज़, ओ भाई वो फाइलर ही नहीं है। टैक्स रिटर्न जो है उसकी कॉपी जमा करवानी होती है, वो टैक्स पेयर ही नहीं है। टैक्स पेयर चलो नहीं भी है बंदा, मेरे जैसा कमज़ोर बंदा, वो भी टैक्स रिटर्न तो जमा करवाता है ना, कानूनी तकाजा है, वो भी नहीं करवाए हुए। अब उस बुनियाद पे जनाब ये प्रोपेगेंडा शुरू है, जनाब हम तो उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ ये बातें हो रही हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन, सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मईशत मजबूत होगी, 5 साला मंसूबे बनेंगे, दूररस फैसले होंगे, कैसे इस मुल्क को चलाना है, सब ने मिल के बैठना है, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलेंगे, सारे ये कह रहे हैं। जरदारी साहब भी ये कह चुके हुए हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये बातें कर रहे हैं, और इसाक डार साहब भी जो इस तरह की बात जो नेशनल ग्रैंड डायलॉग टाइप चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं बीच में। लेकिन ये इन्होंने अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाई हुई है और रोला डाला हुआ है। और ये लग ये रहा है कि जनाब इस वक्त सबसे मजलूम, जो सबसे ज़्यादा जुल्म जिसके साथ हो रहा है, वो पीटीआई है। और पीटीआई की हरकतें जो हैं, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, हकीकत कम है। टीवी की स्क्रीनें भरी हुई थी, कल लग रहा था जनाब सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। और मैंने ये बताया है कि सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जिन लोगों के मंजूर हुए हैं ना, वो पीटीए वाले हैं। पीपल्स पार्टी के पूरे मुल्क में इतने कैंडिडेट नहीं है, 1600 कुछ कैंडिडेट हैं उनके, उससे ज्यादा इनके लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। 2053 लोगों के कागजात नामजदगी हैं ये मंजूर। बहरहाल अब उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है आरओ से, इलेक्शन कमीशन ने, वो सामने आ जाएगा। और जो मुतनाज़ा बनाने वाली बात है ना, जिस तरह की हरकतें हो रही है, जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है, और अगर सोशल मीडिया को देखा जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, तो ये लग वाकई ऐसे रहा है कि जनाब ये तो इलेक्शन है, ये तो जनाब बहुत बड़ी धांधली हो रही है, प्री पोल रिगिंग जो हो गई है जनाब, इनको तो रिटर्निंग ऑफिसरों तक नहीं पहुंचने दिया गया। अब मफरूर इश्तिहारियों को कैसे पहुंचने दिया जाए, वो पकड़ना नहीं पुलिस ने, ये खुद भी पेश नहीं हो रहे, खुद ही छुपे हुए हैं। आजम स्वाति वगैरह, मैं कैंप में बैठा हुआ हूँ, कैंप में बैठ के ये मैं बयान कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो फिर इसका ये है, जो पता ये चला है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं 8 फरवरी को, जो होने हैं, और बड़ी सियासी जमातें जो हैं उसको तस्लीम कर लेती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, एमकेएम है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, दीगर जमीयत उलमा इस्लाम है, अगर वो जमातें तस्लीम कर लेती हैं तो पीटीआई के तस्लीम ना करने से इलेक्शन नताइज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ख्याल है, ये एक रिपोर्ट है, जो दानिशवर, जो थिंक टैंक है कहीं बैठा हुआ, वो ये सोच रहा है कि अगर तमाम सियासी जमातें उसको नताइज को मान रही हैं और एक आज जमात जो है पीटीआई जैसी वो इसको नहीं मानती, तो फिर इससे कोई आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मुल्क के अंदर ये जो जमात है जिसका नाम पीटीआई है,
اس حوالے سے کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جیسے 77 میں تحریک چلی تھی اس طرح کی تحریک، بلکہ جو 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے تحریک چلائی تھی 35 پینکچر والی، اس طرح کی تحریک چلانے کی پوزیشن میں بھی پی ٹی آئی نہیں. اس وقت بھی جو تحریک چلائی تھی وہ جو مولوی طاہر القادری تھے ان کی مدد سے وہ دھرنا شرنا ہو گیا تھا، ورنہ وہ ان کے پاس تو بندے نہیں ہوتے تھے. وہ تو میڈیا دکھاتا تھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے فنکشن اور تقریر، یہ دوپہر کو بھی آ کے تقریر کرنے لگ جاتے تھے جب دل کرتا تھا ان کا، اور وہاں خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے جاتے تھے. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. تو اب میڈیا کو ہائپ کریٹ کرنے نہیں دی جائے گی، اور یہ تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں اس وقت جو صورتحال ہے. لیکن ایک یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان عدلیہ کی مدد سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کھپ ڈالے رکھیں گے، وہ نہیں چلنے دیں گے نظام. اور اس کا بندوبست یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی سماعت اور جو ثبوت ہیں وہ ٹھوس ثبوت سامنے لائے جائیں، تاکہ یہ کچھ 4-5 سال تک کیس بھگتے رہیں، جیل کے اندر رہیں، باہر نہ آ سکیں. ظاہر ہے اگر سزا ہو جاتی ہے، مثلا اب یہی توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس میں وہ خبریں تو اب آ رہی ہیں، نیب کی رپورٹیں تو اب آئی ہیں نا، کل آئی ہیں اور آج آئی ہیں. تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے 5-6 ارب کا گھپلہ کیا ہوا اس میں، اور ریٹین کرنا ہوتا ہے، وہاں لگے ریٹین کر سکتا ہے اتنی پیمنٹ کر کے، بیچ نہیں سکتا. انہوں نے بیچے ہوئے وہ تحائف، اور پھر جعلی رسیدیں بنا کے ان کی مالیت غلط لگوائی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جناب اس کو پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں پھر لے کے جانا ہوتا ہے. یہ پہلے لے گئے ہوئے، ان کو بیچا ہے انہوں نے، اربوں کے وہ تحائف ہیں. اور جو محمد بن سلمان کی طرف سے تحائف آئے ہوئے ہیں وہ نیب کی رپورٹ کے مطابق، جو انکوائری رپورٹ ہے، ان کی مالیت 3 ارب 16 کروڑ روپے بنتی ہے، اور مجموعی طور پہ جو ان کے ہیں وہ 6 ارب سے زیادہ، مارکیٹ ویلیو ان کی 6 ارب سے زیادہ ہے. اور یہ جو سعودی عرب سے آئے ہوئے تحائف تھے جس میں گھڑی بھی شامل تھی، وہ انہوں نے جناب اس کی مالیت لگوائی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. مجموعی طور پہ تمام تحائف کی انہوں نے لگوائی 3 کروڑ روپے، اور یہ انہوں نے 90 لاکھ روپے دیے سعودی عرب والے تحائف کے، اور 90 لاکھ ہی دوسروں کے دیے ہوں گے. بہرحال وہ یہ پتہ چلا، اور وہ لے گئے، اور ملک کو 1 ارب 57 کروڑ روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا. جب اب اس طرح کے کیس سامنے آئیں گے تو پھر ان کا باہر نکلنا جو ہے وہ ظاہر ہے پھر سزائیں بھی ہونی ہے. اگر ٹھوس شواہد موجود ہیں تو ان کی بنیاد پہ پھر سزائیں بھی ہونی ہیں. اور پھر اس طرح کی اسٹریٹجی اس طرف سے بن رہی ہے کہ جناب یہ الیکشن کے فوراً بعد یا الیکشن سے پہلے باہر نہ آ سکیں، اور الیکشن کے فوراً بعد بھی جب حکومت سٹیبل ہو جائے، جب الیکشن پہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ جم جائے اور حکومت کام شروع کر دے، اس کے بعد دیکھیں گے اگر خان صاحب کو باہر لانا ہوا، جب قانون اجازت دے گا تو باہر آ جائیں گے. لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ خان صاحب اگلے 4 سال 5 سال اندر ہی رہیں. اور پھر فوراً فضل الرحمان صاحب والی فائرنگ کی بات ان کے ترجمان، پارٹی ترجمان کے حوالے سے یہ خبر بار آئی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے. تو وہ خبر ایسے نہیں تھی. تو وہ اس میں جو بعد میں پتہ یہ چلا ہے کہ جو آر پی یو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، ناصر محمود صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مولانا صاحب کے قافلے پہ فائرنگ نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو یارک انٹرچینج ہے اس کے پاس ایک پولیس چوکی ہے، اس پہ کچھ حملہ آور آئے تھے اور وہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے وہ بھاگ گئے ہیں. بہرحال اس میں بھی تھوڑی سی انہوں نے بھی ڈنڈی ماری ہے پولیس والوں نے بھی. اور وہ دراصل این ایل سی کا کیمپ ہے، وہاں پہ وہاں پولیس چوکی ہے، تو حملہ این ایل سی کے کیمپ پہ ہوا تھا. آپ سمجھ جائیں این ایل سی. اور کل تو 2-3 حملے ہوئے ہیں، اور ایک افغانستان سے دار اندازی کی کوشش ہوئی ہے، پھر بلوچستان میں حملہ ہوا ہے. تو بہرحال وہ ہماری فورسز نے کھٹکا دیے ہیں وہ سارے بندے جو بھی تھے حملہ آور. مولانا فضل الرحمان صاحب تو گھر پہ تھے، ان کے بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ گھر میں تھے. ہاں ان کی جو کچھ گاڑیاں ہیں وہاں پیٹرول پمپ ہے، وہاں وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گئے تھے جس وقت وہ حملہ آور آئے ہیں. اور ان کی ایک گولی جو ہے وہ ان کی ایک گاڑی کو بھی
लगी है। बहरहाल मौलाना महफूज हैं और मौलाना के सिक्योरिटी के बहरहाल मसाइल हैं, और मौलाना जिस दबंग अंदाज में यहूदी लॉबी और इमरान खान का तल्लक जोड़ते हैं और बात करते हैं, उसके बाद फौरी तौर पे ध्यान उन्हीं की तरफ जाता है। और फिर माजी के भी कुछ वाक़यात हैं जिन्होंने इन इमरान खान के मामलात की निशानदेही की हुई है लोगों को, फिर वो दुनिया में नहीं रहे। तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो, और हर दफ़ा जीत जो है वो बातिल की नहीं होती है, बिल आखिर हक ने ही जो है वो प्रिवेल करना होता है, गालिब आना होता है। और फिर इन्होंने जो लोग वहाँ से ला के बिठाए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि जनाब 35-40-45 हज़ार लोग हैं, उनमें से 6-7 हज़ार जिहादी हैं, तो उनको हमने खपाना तो है ना कहीं, वो ऐसी हरकतें हैं, वो ये कर रहे हैं। जो भी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, असला जो अमरीकी असला छोड़ के गए थे, वो सारा जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। बहरहाल जो मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब वाली, ये एक मतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे 8 फरवरी इलेक्शन, और वो 8 फरवरी इलेक्शन जो है वो जो बड़ी जमातें हैं उसके नताइज तस्लीम कर लेंगी, और खान साहब जो हैं ये 4-5 साल बाहर नहीं आने वाले जब तक अपना वतीरा ठीक नहीं करते। और वतीरा ठीक करने के लिए क्या मामलात हो सकते हैं, इस पे अगर टाइम हुआ तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।